हेलो फ्रेंड्स सेल या कोशिका की पहली क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में जाना कि कैसे छोटी छोटी सेल से मिल करके कैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, आपको उतना ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स जब मैं बात करने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पहले तो डिवाइड होता है 3 पार्ट में, जैसे कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका कला, कोशिका आवरण। दूसरा पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को और क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, जो कि सेल के अंदर कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो तीसरा होता है फ्रेंड्स वो होता है केंद्रक, ये जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे एनिमेशन के थ्रू कि कैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है, क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस कैसे वर्क करता है। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से आइए समझते हैं। फ्रेंड्स जब पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं सेल वॉल की या सेल मेम्ब्रेन की या जिसको हिंदी में कोशिका कला बोलते हैं, तो इसके अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जो सेल वॉल मतलब जैसे कि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए एक घर बनाते हैं या फिर 4 दीवारी बनाते हैं जिसमें कि खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। फ्रेंड्स उसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंगों को सुरक्षित रखती है। मतलब कि वो ये नहीं है कि जो सेल के अंदर जो भी अंग हैं उसके वो इधर उधर सब अव्यवस्थित हो जाएं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए एक नॉर्मल संरचनात्मक एक ढांचा तैयार करने के लिए ये सेल वॉल होती है जो कि सारे के सारे ऑर्गन को सुरक्षित रखती है। फ्रेंड्स ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका अंग को सुरक्षित बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि संरचनात्मक एवं सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना होता है। ठीक है, तो समझ गए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सुरक्षात्मक और संरचनात्मक आवरण प्रदान करती है। फ्रेंड्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रत्येक कोशिका को बाहरी ओर से घेर कर रखने वाला एक आवरण होता है जो कि कोशिका आवरण, कोशिका मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहलाता है। ये इसको सेल भित्ति भी कहा जाता है। तो ये मेन जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, आइए अब ये जानते हैं। फ्रेंड्स एनिमल सेल या फिर जो मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ये आवरण होता है या फिर जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोजन, फैट या लिपिड का बना होता है। बट फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में प्रोटीन का ये आवरण नहीं होता है। प्लांट सेल में ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो जो प्लांट सेल में रहेगी वो सेलुलोज का बना होगा। जो एनिमल जैसे कि हम लोग जो आते हैं या मानव शरीर में जो कोशिका होती है उसकी मेम्ब्रेन किससे, प्रोटीन की बनी होती है। फ्रेंड्स मानव शरीर में ये जो आवरण होता है या जो ये मेम्ब्रेन होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। सेमी परमेएबल का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि ना तो ये पूर्ण रूप से पारगम्य होता है, मतलब कि ऐसे अभी नहीं होता है कि सारे जो पदार्थ हैं इसके अंदर आ जा सकें, और ऐसा भी अपारगम्य भी नहीं होता है कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ आ जा ना सके। तो ये सेमी परमेएबल होती है, मतलब कि अर्धपारगम्य, जो कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी पदार्थ होते हैं उनका आवागमन आराम से हो सके, जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो चीज़ों की ज़रूरत है वो बॉडी से बाहर निकल सके, सेल से बाहर आ सके और सेल के अंदर भी जा। फ्रेंड्स जो दूसरा पॉइंट होता है साइटोप्लाज्म या जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो कोशिका द्रव्य होता है ये कोशिका के अंदर गाढ़ा और चिपचिपा द्रव्य भरा रहता है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या फ्रेंड्स आपको पता है
कि कोशिका के जीवन रस की संज्ञा या लाइफ ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म को ही दी गई है। मतलब साइटोप्लाज्म अगर नहीं है तो ये आप समझ सकते हैं कि कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती है या कोशिका की मृत्यु भी हो जाती है। जो हमारी कोशिका होती है वो इसी द्रव्य या इसी साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर ये जो कोशिका का जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, किसी कारणवश अगर ये नष्ट हो जाता है तो इस अवस्था में क्या होगा, तो कोशिका की जो आंतरिक या जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। और इसके रुकने की वजह से क्या है कि आपकी जो कोशिका है, कोशिका मृत हो जाती है या कोशिका की मृत्यु हो जाती है। हम लोग जानेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं या कोशिका के कौन कौन से अंग इसके अंदर तैरते रहते हैं, ये भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत से अंग होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम और इसके अलावा वैक्यूल्स भी होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका के द्रव्य के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है, ये जाल के समान इसकी संरचनाएं होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण भी होता है। फ्रेंड्स, जो इनका मेन काम होता है, मुख्य रूप से जो इनका कार्य होता है वो शरीर की पेशियों में आवेग का संवहन करना होता है। मतलब कि ये इम्पल्स का संवहन करने का काम करते हैं। अगला जो अंग है फ्रेंड्स, गोल्जी ऑपरेटस है या फिर जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो परिवहन करना होता है। मतलब कि ये एक अंग से दूसरे अंग में एनर्जी को पहुंचाने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे है, मेरी टंग को है, मेरी जीभ को है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे हम बोलते हैं कि हम थक गए हैं तो पूरा शरीर ही थकता है। तो मेन ये एनर्जी को पूरी बॉडी से, पैर से लेकर के एनर्जी को मेरी टंग तक पहुंचाने का काम करती है। इसी को परिवहन कहते हैं कि जिस जगह पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये जो गोल्जी ऑपरेटस होता है दूसरे अंग से एनर्जी को ले करके वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दौड़ता है तो उसके पैरों को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो सबसे ज़्यादा पैरों को एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ये कोशिका में समूह के रूप में उपस्थित होता है और ये रासायनिक क्रियाओं में भाग भी लेता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो गोल्जी उपकरण है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, कैमिलो गोल्जी ने इसका जो गोल्जी ऑपरेटस है इसकी खोज की थी। अगला जो फ्रेंड्स जो इसका पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो क्रेब्स साइकिल होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका आकार कैसा होता है? तो ये कुछ अंडाकार की तरह से या फिर जूते के समान आकार की भी इसकी रचना होती है। कई बार पूछा जाता है कि जूते के समान आकार वाला कौन सा अंग होता है, तो क्या आप बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जूते के समान इसकी आकृति होती है। और फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, क्या उनको पता है क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो अंदर की जो दीवार दिख रही है इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है या कोशिका के ऊर्जा गृह के भी नाम से इसको जाना जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही या माइटोकॉन्ड्रिया इसी अंग में ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर के इससे
एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब कि एटीपी के फॉर्म में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर ऊर्जा गृह बोला जाता है। जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं या एनर्जी जो हम लोगों को मिलती है, वो यहीं से एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगला जो भाग होता है वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। और फ्रेंड्स, लाइसोसोम को ही कोशिका का एटम बम भी बोलते हैं या फिर सुसाइडल बैग भी लाइसोसोम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो लाइसोसोम है इसका आकार अंडाकार होता है या फिर गोलाकार थैली की तरह से इसका जो होता है आकार मेन वो थैली नुमा होता है और कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है लाइसोसोम के अंदर ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी भरे होते हैं जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है पता है आपको? तो फ्रेंड्स, HCl का जो मेन काम होता है, जो कार्य होता है इसका, वो कोशिका में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, इनके बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको छोटे छोटे या सिंपल फॉर्म में तोड़ने का ये काम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर किसी भी कारण से ये जो लाइसोसोम है कोशिका में अगर फट जाते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर जो उपस्थित होता है ये HCl या जो ये एंजाइम होता है वो कोशिका द्रव्य के रासायनिक संतुलन को विषम कर देता है या फिर इसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रोक देता है और इस तरह से कोशिका की मृत्यु भी हो जाती है। इसी वजह से फ्रेंड्स, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या सुसाइडल बैग भी लाइसोसोम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो अगला भाग है इसका वो है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे ने और फ्रेंड्स, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसी को राइबोसोम को बोला जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स में ही होता है। इसका मुख्य रूप से कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो राइबोसोम्स के बारे में भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, जो अगला इसका अंग है वो होता है सेंट्रोसोम, जिसको हम लोग तारक काय के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेंट्रोसोम होता है इसकी खोज बॉबरी ने की थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बॉबरी ने इसकी खोज की थी। जो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीज़न में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, अब अगले कोशिकांग के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग रिक्तिकाएँ कहते हैं या फिर वैक्यूल्स भी कहते हैं, ये इसको रसधानी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं ये जल संग्रह का काम करती हैं। क्या आपको पता है कि मानव शरीर में लगभग जो पानी होता है वो 65% वाटर, जो बॉडी वेट का 65% वाटर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जितना बॉडी वेट है, अगर हमारा 100 किलो का वेट है तो क्या 65% या 65 किलो हमारे पेट में पानी है? बट ऐसा नहीं होता है। ये जो वाटर होता है, ये जो पानी है, ये हमारे पेट में नहीं, ये सारी जो सेल हैं, सेल के अंदर ये रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स में ही संग्रह रहता है। फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर इधर उधर जो रिक्त स्थान दिखाई देता है उसी को हम लोग रिक्तिकाएँ या रसधानी भी कहते हैं। इन्हीं रिक्तिकाओं में अनुपयोगी द्रव्य जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है वो एकत्रित रहता है। कोशिका के अनुपयोगी पदार्थों को अंदर ग्रहण करने के उपरांत ये जो रिक्तिकाएं हैं कोशिका कला के माध्यम से अनुपयोगी पदार्थ को बाहर उत्सर्जित कर देती हैं। फ्रेंड्स, ये कोशिका के अनुपयोगी पदार्थों को ग्रहण करने और एवं वहन करने के कारण ही इन रिक्तिकाओं को कोशिका का डस्टबिन भी कहा जाता है या फिर डस्टबिन ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अंग अभी आपको मैंने बताया ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं और अपनी अपनी जो ये कोशिका में होने के साथ में श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कोशिका के तीसरे महत्वपूर्ण भाग पर
चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की या केंद्रक की खोज की थी। फ्रेंड्स, कोशिका के बीच में एक बड़ी और गोलाकार रचना होती है, जिसको हम लोग केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आरबीसी को छोड़ करके सभी कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी ही एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो केंद्रक इसका सबसे बड़ा अंग होता है। और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा रहता है और केंद्रक द्रव्य में सूत्र के समान रचनाएं भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, क्या पता है कि इनको क्या बोलते हैं? इनको गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम बोला जाता है। जो ये सूत्र के समान रचनाएं होती हैं इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। इन गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। क्या आपको पता है कि मानव कोशिका में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव कोशिका में पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं इनको वंशाणु या फिर जीन भी कहा जाता है। जीन के ही माध्यम से आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से आगे बढ़ते रहते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण पहुंच जाते हैं। अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको समझाएं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी के बालों का रंग ब्राउन है तो उनके बच्चों के भी बालों का रंग ब्राउन होता है, या फिर आँखों का रंग ब्लू है तो ब्लू हो जाता है, या फिर कई लोगों को अगर उनके पैतृक को जो बीमारियां होती हैं वो भी वंशानुगत हो जाती हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो बीमारियां भी कई बार ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये सारी की सारी जो जानकारियां होती हैं ये किसमें, जीन में ही उपलब्ध होती हैं, तभी ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो पाती हैं। केंद्रक को या न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जिस प्रकार से शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है हमारे मस्तिष्क पर होता है, ठीक उसी तरह से कोशिका की भी सारी जो क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस का जो मेन कार्य होता है वो सेल डिवीज़न में भाग लेना होता है। सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं होता है कि वो नष्ट हो करके टूट जाती है। सेल डिवीज़न का मतलब ये होता है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक सेल से 2 सेल बनाना या दूसरी सेल का निर्माण करना, इसको ही बोलते हैं सेल डिवीज़न। फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो अपनी आयु के पूर्ण होने पर विशेष जो ये कोशिका होती है नष्ट होने से पहले ही अपने समान दूसरी कोशिका को जन्म दे देती है। यही क्रिया जो है सेल डिवीज़न कहलाती है। ये दूसरी कोशिका का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है, उसमें ये केंद्रक ही भाग लेता है। फ्रेंड्स, यही कोशिकाएं एक ग्रुप में एकत्रित होकर या समूह के रूप में संयुक्त होकर के ऊतक का या टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो पार्ट होते हैं कोशिका के वो कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो अगला जो क्लास होगी अगली वो टिश्यू पे होगा, ऊतक पे होगा। तो अगला टॉपिक ऊतक या टिश्यू आप समझ सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।